तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रसशास्त्र के किसी भी विषय पर बात करने से पहले रसशास्त्र के इष्ट देव भगवान शिव को प्रणाम करना आवश्यक है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यः घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ओके, तो आज का जैसा टॉपिक है करंट स्टेटस एंड रेलेवेंस ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ रस औषधीज इन इंडिया। तो करंट स्टेटस मतलब कि जो वैद्य, हम भारतीय वैद्य जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में हम लोग ज्यादातर जो है या तो वो हर्बल फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। परंतु अभी रिसेंट जो 5-10 साल का सिनेरियो है कि जो युवा वैद्य हैं, इवन रस वैद्य तो रस चिकित्सा करते ही हैं, बट युवा वैद्य भी रस चिकित्सा की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, उसकी तरफ प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो उसके क्या स्टेटस है, उसके पीछे के क्या रिलेवेंस है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के जो व्याख्यान का विषय है, इसको हम लोग सबसे पहले रस औषधि के बारे में जानेंगे, फिर रस औषधि के बारे में जो अपने भारत के तमाम जो अच्छे और चिर परिचित जो ग्रंथ हैं और अनूठे ग्रंथ हैं, उनमें रस औषधि का क्या उल्लेख है, रस औषधियों का क्या वर्णन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें भारतवर्ष के हर कोने से, चाहे उत्तर का हो, पश्चिम का हो, पूर्व का हो, दक्षिण का हो, उन्होंने अपना योगदान दिया है। उसके बाद हम लोग स्टेटस पर जाएंगे कि इस समय स्टेटस है क्या, और उसके पीछे के रीजंस कि प्रैक्टिसेस ऑफ रस औषधि मच प्रैक्टिस इन इंडिया क्यों है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर हम वैद्यों के जो पर्सपेक्टिव हैं, जो हमारे भारत के जो रस वैद्य हैं या फिर जो वैद्य जो अच्छे वैद्य हैं, इस हालांकि ये बहुत ज्यादा वैद्यों से मैंने बात की, पर कुछ ही वैद्यों के यहाँ पर विचार रख पाया हूँ, और उन वैद्यों के विचार क्या हैं उनको आपके साथ साझा करूंगा। उसके बाद उस पर क्या रिसेंट रिसर्चेज हो रही हैं, देन उसके डिस्कशन पर, फिर कंक्लूजन, इस पर हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फार्मेकोपिया ऑफ आयुर्वेद की, तो फार्मेकोपिया ऑफ आयुर्वेद जो है वो 3 चीजों से ड्राइव्ड है, या तो मिनरल मेटल्स, या फिर हर्ब, या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स। 3 सोर्स हैं जिससे जो औषधियां बनती हैं, या तो मिनरल मेटल की, हर्ब की और एनिमल प्रोडक्ट्स की। आचार्य चरक इसके बारे में कहते हैं कि अनेनोपदेशेन नाना औषधि भूताम जगत किंचित द्रव्यम उपलभ्यते ताम ताम युक्तिमर्थम च तम तम अभिप्रेत्य। आचार्य चरक कहते हैं देयर इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस इन द यूनिवर्स which doesn't have a potential to be used as a drug provided it is used judiciously by the physician where it is required। अर्थात संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्य है, उसको हम अपनी युक्ति के अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं और वो ड्रग का काम कर सकती है। अब बात करते हैं हम रस शास्त्र की। तो रस शास्त्र के बारे में आप लोगों को पता ही है, इसमें ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि रस का अर्थात है पारद, और ये जो रस शास्त्र है, ये जो साइंस है, मेनली फोकस पारद पर है, परंतु उसमें द एलिबरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ रस अर्थात पारद, महारस, उपरस, धातु, रत्न, उपरत्न और विभिन्न प्रकार के यंत्र, फुट और सभी खनिजों के, धातुओं के, महारस उपरस के जो मेटल मिनरल्स हैं, इन सब का शोधन, इनका मारण, तत्व, द्रुति, भस्मीकरण, सभी चीजों का जो विस्तृत उल्लेख जिसमें आया है, जिस साइंस में है, उसे हम रसशास्त्र कहते हैं। और इसका प्रयोग लोह सिद्धि में और देह सिद्धि में, अर्थात एल्केमी में और मेडिसिनल पर्पस, दोनों तरीके से यूज हम करते हैं। तो रस औषधि वही है कि जब हम फार्मास्यूटिकली मेटल और मिनरल को प्रोसेस करें, या तो हर्बल ड्रग की मदद से या विदाउट हर्बल ड्रग, तो उसे रस औषधि कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भस्म है, द्रुति है, परपटी है, पोटली है, कुपीपक्व है, ये सारी रस औषधियां कहलाती हैं। और काष्ठ औषधि के बारे में अगर बात करें, हर्बल फॉर्मुलेशंस की, तो मेडिसिन प्रिपेयर्ड प्योरली फ्रॉम काष्ठ योनि प्लांट सोर्स इज नोन एज काष्ठ औषधि। और इसके बारे में आचार्य शारंगधर ने बहुत ही अच्छा बता रखा है, अलग अलग डोजेस फॉर्म बताई हैं। स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, हिम्प है, पांट है,
चूर्ण है, गुटी वटी है, अवलेह है, आशा वरिष्ठ है। तो इस प्रकार अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ रस औषधि की। ये रस औषधि के क्या मुख्य लक्षण हैं? तो रस औषधि के बारे में रसेंद्र सार संग्रह में बताया गया है कि अल्प मात्रोपयोगित्वात् अरुचेण प्रसंगता क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् औषधेभ्यो अधिको रस, अर्थात जो अपने स्मॉलर डोज के कारण नोन है, अगर अल्प मात्रा में भी दिया जाएगा परंतु वो बहुत उपयोगी है। एंड अरुचेण प्रसंगता डोंट कॉज एनी नोजिएटिक सेंसेशन ड्यूरिंग कंजप्शन, किसी भी प्रकार की अरुचि नहीं होती। क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् these medicines provide quick results and अधिको रस, and these रस औषधीज is best among all medicines। अब हम बात करते हैं कि जो रस द्रव्य हैं या रस औषधियां हैं, उनका ओवरऑल जो है भारत के सभी ग्रंथों में अच्छे से, जो भी चरक संहिता से अगर हम बात करें और अभी रस शास्त्र के ग्रंथों में आए तो रस तरंगड़ी तक, सिद्ध योग संग्रह तक, तो उन सब में हमें रस शास्त्र के ग्रंथों में और जो भी आयुर्वेद के ग्रंथ है उनमें हमें रस द्रव्यों का और रस औषधियों का ज्ञान मिलता है। तो हम बेसिकली संहिता अगर पीरियड से बात करते हैं कि चरक संहिता, और चाहे जो भी आचार्य रहे हो भारतवर्ष के, चाहे आचार्य चरक हो जो कि पाया जाता है कि पंजाब पंचनद के रहने वाले थे। दृढ़बल के बारे में बात करें तो ये पंचनदपुर पंजाब के रहने वाले। सुश्रुत जिनके बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी में इन्होंने टीचिंग की है और काशी में ही डिसाइपल ऑफ धन्वंतरी दिवोदास काशीराज के नाम से भी, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ धन्वंतरी, जो कि दिवोदास काशीराज थे, उनके डिसाइपल भी माने जाते हैं आचार्य सुश्रुत। अगर हम बात करते हैं लघु वाग्भट के बारे में जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखी, कश्मीर वैली के रहने वाले, टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो बात करते हैं। आचार्य नागार्जुन के बारे में बात करते हैं क्योंकि नागार्जुन 4 हुए हैं, परंतु जो डेवलपमेंट ऑफ रस शास्त्र का जो फेज था 8th सेंचुरी से, वो नालंदा विद्यापीठ के आचार्य नागार्जुन के बारे में बात करते हैं। या फिर आचार्य गोरखनाथ हो, या फिर रस वाग्भट हैं जिन्होंने रस रत्न समुच्चय की रचना की, जो कि 13 से 14वीं सेंचुरी के आसपास का था, जिसे गोल्डन पीरियड माना जाता है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। भैषज रत्नावली की बात करें तो उसमें भी बहुत ही अनूठे हर्बोमिनरल प्रिपरेशन का डिटेल्ड वाइज ईच डिसीजेस, एवरी वन डिसीजेस के लिए बहुत अच्छा उल्लेख है, जो कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। बाकी सदानंद शर्मा जी की बात करें तो, या फिर यादव जी त्रिकम जी की बात करें जो गुजरात के रहने वाले, तो भारतवर्ष के हर कोने से सबने रस औषधि की महत्ता को समझा है, रस औषधि का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। जैसे कि आप चरक संहिता की बात करते हैं तो वहां पर भी आप चरक चिकित्सा स्थान में जाएंगे, आप शोथ में, शोथ चिकित्सा में, तो वहां पर भी अयोरज लोह चूर्ण का, लोह चूर्ण उसे कहा गया है पर वो लोह भस्म है, अयोरज नाम वहां दिया गया है। तो लोह भस्म को वहां पे त्रिफलाक्वाद के साथ पीने को बोला गया है शोथ चिकित्सा में। हेमाम लोदक की बात करते हैं तो वहां पर भी स्वर्ण भस्म को आंवले के साथ रात भर भिगो के रखना है और सुबह छान के पीने के लिए रक्त पित्त की चिकित्सा में बताया है। पुंसवन कर्म में जाते हैं, अगर जाति सूत्री शारीर अध्याय में जाते हैं तो वहां पर भी लोह, स्वर्ण, रजत, इन सब से बनाई, इन धातुओं से बनाई हुई पुरुषाकृति बनाते हैं पुंसवन कर्म के लिए। मुक्तादि चूर्ण जो कि मोती की भस्म है, इसका प्रयोग श्वास रोगाधिकार में बताया गया है। सुश्रुत संहिता की अगर बात करते हैं हम तो हरताल, बनशिला, इन सब का लेप जो है कुष्ठ चिकित्सा में बताया गया है। नवायस लोह का जो है वो प्रमेह में वर्णन किया है, हालांकि चरक ने इसे पांडु में वर्णन किया है। लोहारिष्ट की बात करते हैं तो प्रमेह में आया हुआ है। अष्टांग संग्रह जो कि इन्होंने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पारस जो है अष्टांग संग्रह में बताया गया है रसायन प्रकरण में। अष्टांग हृदय की बात करते हैं जो कि 6th सेंचुरी में आई बुक, उसमें भी मैंने बताया कि अयस्कृति का उल्लेख है प्रमेह चिकित्सा में, अष्टांग हृदय की चिकित्सा स्थान में, प्रमेह चिकित्सा में। पर बात करते हैं रस शास्त्र का जो डेवलपमेंट फेज था वो कहां से स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी एडी से, 8वीं शताब्दी के बाद से, जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ रस शास्त्र टुक प्लेस बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर लोहवाद का जो विस्तार है यहाँ पर स्टार्ट हुआ। हालांकि जो 13वीं और 14वीं शताब्दी है, जहां पर रस रत्न समुच्चय की बात करते हैं रस वाग्भट की, तो वहां पर जाकर रस शास्त्र का देहवाद में अर्थात चिकित्सकीय दृष्टि से भी बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा और वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो गई। एक तरीके से गोल्डन फेज जो कहा जाता है वो रस शास्त्र का माना जाता है 13वीं और 14वीं शताब्दी में। और 8वीं शताब्दी के बाद फिर 10वीं शताब्दी में रसायणव ग्रंथ आया,
जिसमें कि धातुवाद और ध्येयवाद जो कि भैरवानंद योगी द्वारा रचित है। फिर उसके 12वीं सेंचुरी में रसेन चूड़ामणि जो कि आचार्य सोमदेव द्वारा रचित है, इसमें भी रस द्रव्यों का विस्तृत विवेचन है। फिर उसके बाद रस प्रकाश सुधाकर की बात करते हैं, जो कि वो भी 12th सेंचुरी का ग्रंथ है, यशोधर भट्ट द्वारा। इसमें भी उन्होंने रस द्रव्यों का बहुत ही विशद प्रकार से विवेचन किया है। फिर गोरक्ष संहिता की बात करें तो इसमें खेचरी गुटिका का वर्णन, बुभुक्षीकरण पारद और स्वर्ण निर्माणार्थ गुटिका का बहुत ही अच्छी प्रकार से वर्णन है। परंतु जो एक गोल्डन पीरियड माना जाता है 13वीं और 14वीं शताब्दी का रसशास्त्र का, वो रसभाग भट्ट के समय स्टार्ट हुआ। क्योंकि अगर किसी भी शास्त्र को देखें, रसशास्त्र के किसी भी ग्रंथ को देखें जो क्रमबद्ध तरीके से वर्णन है, जो भी सारा रसशास्त्र का स्कैटर्ड नॉलेज था, अगर उसको वेल कंपाइल्ड किया गया है तो वो हमें रसरत्न समुच्चय में मिलता है। उसमें वंडरफुली फार्मास्यूटिकल और थेरेपेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, रस द्रव्यों की, रसौषधि योग हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं धीरे धीरे आयुर्वेद प्रकाश की, फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी में शारंगधर संहिता के आने के बाद से तो 13वीं 14वीं इवन 15वीं शताब्दी तक भी रस शास्त्र जो था अपने चरम सीमा पर था, देहवाद और धातुवाद दोनों पर। परंतु जब शारंगधर संहिता के आने के बाद धीरे धीरे हर्बल ड्रग की तरफ डिटोरिएशन, थोड़ा सा हर्बल ड्रग की तरफ जो ओरिएंटेशन है, जो वैद्यों का जो ओरिएंटेशन है, वो धीरे धीरे हर्बल ड्रग की तरफ होता गया और रस चिकित्सा भी करी जाती रही, परंतु हर्बल ड्रग की चिकित्सा ज्यादा होती रही। फिर भेषज रत्नावली की अगर बात करते हैं 18 से 19वीं शताब्दी की, तो उसमें भी हर्बो मिनरल प्रिपरेशन जैसे मैंने बताया कि डिटेल वाइज ईच डिसीजेस के लिए है। रस तरंगिणी जो कि बिल्कुल रिलेवेंट और बिल्कुल अभी रिसेंट का ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कि सारे जो प्रोसीजर उन्होंने किए हैं बिल्कुल साइंटिफिक है, रियलिस्टिक है और फिजिबल है जो प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर। फिर सिद्ध योग संग्रह जो कि यादव जी त्रिकम जी आचार्य हैं। हालांकि यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने जितने भी पुराने ग्रंथ थे, जो भी रसायणव रहे हो या जितने भी पुराने ग्रंथ रस शास्त्र के, उनको फिर से उन्होंने फिर से कंपाइल कराया, फिर से प्रकाशित कराया और रस शास्त्र के क्षेत्र में अनूठा योगदान दिया। और एकेडमिशियंस और फिजिशियंस के लिए सिद्ध योग संग्रह और रसामृतम जो बुक उन्होंने लिखी 20वीं शताब्दी में, वो बहुत ही उपयोगी है। प्रैक्टिकल थेरेपेटिक यूज जो है डिफरेंट रस द्रव्यों का, उनकी प्रोसेसिंग टेक्निक का, वो सिद्ध योग संग्रह में बहुत अच्छे से वर्णित है। तो 13वीं 14वीं शताब्दी तक तो रस रत्न समुच्चय गोल्डन पीरियड में था, परंतु धीरे धीरे, हालांकि 20वीं शताब्दी में 20 का प्रयोग किया जाता था, परंतु धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के बाद से और 20वीं शताब्दी तक थोड़ा थोड़ा हम रस चिकित्सा की तरफ कम गए और हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ हम ज्यादा फोकस्ड होते गए। पर आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी रिसेंट 5-10 सालों से जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है या फिर मैंने जिन वैद्यों के साथ कुछ सीखा है, अपने गुरुजन से सीखा है, जहां मैंने बीएचयू से पीएचडी की है, वहां मेरे जो गाइड थे वहां के एचओडी सर प्रोफेसर आनंद चौधरी सर, जिनके अंडर में मुझे काम करने का मौका मिला और रसशास्त्र को मैंने एक अलग तरीके से सीखा और वहां से रसशास्त्र के प्रति जो मेरा रुझान हुआ। इसके पहले मैंने जहां से एमडी किया वहां पर डॉक्टर अस्मिता वेले मैम और मेरी गाइड डॉक्टर माधुरी दलवी मैम, इन सबसे रसशास्त्र को समझने का मौका मिला। और हम जैसे युवा वैद्य जो 5-10 साल से जो रसशास्त्र से जुड़े हुए हैं, उनको रसशास्त्र को समझने का और उनके रसशास्त्र के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं उनको समझने का और करने का मौका मिला, जिसकी वजह से और आप जैसे भी जो युवा वैद्य हैं वो इस समय मैं अगर देखता हूं तो रस चिकित्सा को अपने प्रयोग में ला रहे हैं। जो अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर्बल ट्रीटमेंट के साथ साथ रस चिकित्सा को के प्रति भी उनका रुझान है और रस चिकित्सा के उन्हें वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसके पीछे ये क्या स्टेटस है और क्या रीजंस है जो कि अभी रस औषधि की प्रैक्टिस इन 5-10 सालों से ज्यादा लोग प्रयोग में ला रहे हैं। तो इसके बारे में पहले हम स्टेटस पर जाते हैं कि जो भी भारत का रिप्यूटेड वैद्य है, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जहां का भी हो, नाउ इंक्लाइन टू गिव रस मेटल प्रिपरेशन, मेटल मेडिसिन जो मेटल है, मेटल मिनरल प्रिपरेशन है, उनको वो इन जनरल जो है जो पेशेंट है उनको भी दे रहा है। इवन सीरियस अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी दे रहा है। और सीरियस प्रॉब्लम है, क्रोनिक डिसीजेज है, वहां पर तो रस चिकित्सा बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभकारी है। पर इवन इन सिंपल डिसीजेज जैसे कि प्रतिशाय है, अम्ल पित्त है, इन पर भी लोग जो वैद्य हैं वो रसकल्पों को दे रहे हैं और उनके रिजल्ट्स उनको बहुत ही जल्दी मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको उदाहरण के स्वरूप पे समझाऊं तो प्रतिशाय में त्रिभुवन कीर्ति का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं वैद्य, जो कि कफ शोषण का काम करती है। समीर पन्नग है, मल सिंदूर है जो कि आर्सेनिकल्स हैं, ये वातज प्रतिशाय पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
अम्ल पित्त की बात करें तो वहां पर शाम पित्त शमन के लिए शंख भस्म है, कपर्दिक भस्म है, प्रवाल पंचामृत है, जो कि मरीन मिनरल्स जिनको कहा जाता है, इनका प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है। पित्त की विदग्धता को अगर कम करने के लिए कामदुधा का स्वर्णमाक्षिक भस्म का प्रयोग कर रहे हैं। गंभीर व्याधियों में अगर जाएं तो गंभीर व्याधियों में रस चिकित्सा का बहुत ही अच्छा उल्लेख है। अगर डायबिटीज की बात करते हैं, मधुमेह की, तो वहां पर धातु से थिल्यता की जो स्थिति आती है, वहां पर वंग भस्म का, नाग भस्म का, यशद भस्म का, रौप्य का, स्वर्णमाक्षिक का और शिलाजतु का बहुत अच्छा उपयोग है। और इसका उपयोग रस चिकित्सक और सभी जो वैद्य, जो केवल रस चिकित्सा ही नहीं, जो हर्बल ट्रीटमेंट और हर्बोमिनल ट्रीटमेंट दोनों करते हैं, वो भी रस चिकित्सा को अच्छे से प्रयोग में ला रहे हैं और उनको उसके वंडरफुल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इवन जो औषधि कल्प है, जो हर्बोमिनल फॉर्मुलेशन है, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, वसंत कुसुमाकर, लोहासव, इनका भी प्रमेय में बहुत अच्छे से वर्णन है। बहुत अच्छा इनका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अर्थात जो आचार्यों ने जो ऑब्जर्वेशनल साइंस है उनकी, जो प्रैक्टिकल साइंस है, जो भी कल्प लिखे गए हैं, उनका आज की दृष्टि में भी उनका अगर प्रयोग करते हैं तो उसके वंडरफुल रिजल्ट देखने को मिलते हैं वैद्यों को। स्वास्थ्य की बात करें, जो कि अगर मौसम भी बदलता है तो ज्यादातर जो तमक श्वास है, इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। समीर पन्नग रस है, श्वास कुठार रस है, सूज शेखर है, इन सारी चीजों को, इन सारे कल्पों का प्रयोग श्वास पर करते हैं लोग। इवन जो अभी वायरल, जो कि हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सारी जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि एड्स है, तो वहां पर आप लोग जो रस वैद्य हैं या फिर वैद्य हैं जिनसे मैंने अगर सीखा है, कुछ समझा है, तो वो लोग सुवर्ण कल्पों का प्रयोग करते हैं, त्रैलोक्य चिंतामणि रस का प्रयोग करते हैं, वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करते हैं, वंग भस्म का प्रयोग करते हैं, हेपेटाइटिस में आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें हृदय रोग की, तो हृदय रोग में प्राणवायु, व्यान वायु, साधक पित्त, अवलंबक कफ, ये सभी जो भी ये वात पित्त कफ के जो प्रकार हैं, ये अपना सारा काम हृदय के थ्रू करते हैं। और हृदय जो है वो रक्त का वितरण करने के लिए मुख्य और प्रधान अवयव है शरीर में। अगर हृदय के कर्म में विकृत आती है तो उसके लिए भी रसकल्पों का बहुत अच्छा उपयोग है, जैसे कि नागार्जुनाभ्र रस है, सुवर्ण कल्प है, बृहत वात चिंतामणि रस है, इनका वातज हृदय रोग में बहुत अच्छा उपयोग है। अगर पित्तज हृदय रोग की बात करें तो वहां पर स्वर्णमाक्षिक है, प्रवाल पिष्टी है, मौक्तिक भस्म है। कफज हृदय रोग की बात करें तो वहां पर हृदयार्णव रस की बात करें तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट हैं इसके। और इवन जो नए युवा वैद्य हैं, जैसे कि वैद्य आनंद पांडे जो वाराणसी के हैं, मेरे ही कुछ पेशेंट्स हैं जिनका, जो कि क्रोनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट थे, जिनका सीरम क्रिएटिनिन लेवल लगभग 11 तक पहुंच गया था। तो उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सर्वतोभद्रवटी का इस्तेमाल करें, सर्वतोभद्रवटी का जो प्रयोग करें, जो कि वृक्क रोग चिकित्सा अध्याय भेषज रत्नावली में उल्लेखित है। इसमें स्वर्ण, रजत, अभ्रक, लौह, शिलाजीत, गंधक और स्वर्णमाक्षिक का योग है। वरुण उपवात के साथ इसे ट्रिचुरेशन करके ये वटी बनाई जाती है। इसका वंडरफुल रिजल्ट्स मुझे देखने को मिला। अभी इवन सिर्फ 15 दिनों से ट्रीटमेंट कर रहा हूं और वो 11 से जो वैल्यू है वो 7 पर आ गई है। और जो पेशेंट बहुत ही ज्यादा अनईजी फील करते थे, अब उनके अंदर ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वो इससे पहले 1 रोटी खा रहे थे तो अब वो 3 रोटी खा रहे हैं और भूख भी बढ़ गई है। उनके जो चेहरे का तेज है वो भी बढ़ रहा है। और तो इसलिए वंडरफुल जब रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, रस चिकित्सा बहुत ही लाभकारी है। तो इस तरह कई सारे डिजीज में कुष्ठ है और बहुत सारी डिसीजेज जो भी हैं, गंभीर हैं या इवन सिंपल डिसीजेज हैं, एक्यूट है या क्रोनिक है, सब पर रस कल्पों का बहुत अच्छा उपयोग है। अब बात करते हैं स्टेटस की कि रस औषधियां क्यों इस्तेमाल करते हैं रस वैद्य या फिर जो भी वैद्य हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में दी जाने वाली और बहुत ही फास्ट रिलीफ करने वाली चिकित्सा है। इसलिए जो अभी भारतीय वैद्य हैं रस औषधि की तरफ ज्यादातर इंक्लाइंड हो रहे हैं। और बात करते हैं कि रस चिकित्सा की तरफ कैसे जो आज का युवा वैद्य है, जो आज का वैद्य है, वो कैसे इंक्लाइन होता है। तो उसके लिए सबसे मुख्य बात रखती है कि वो इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है, उसके ऊपर प्रभाव कहाँ से पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उसके गुरु पर, उसके इंस्टीट्यूट पर, चाहे वो कोई भी वैद्य है वो किस इंस्टीट्यूट से आया है, भले ही वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, परंतु अगर उस इंस्टीट्यूट में उसको रस शास्त्र का ज्ञान, रस शास्त्र का प्रायोगिक ज्ञान और रस शास्त्र का चिकित्सकीय ज्ञान मिलता है तो वो रस शास्त्र की चिकित्सा में पूर्ण विश्वास रखता है और रस शास्त्र को अपने पेशेंट पर प्रयोग में लाता है। अब बात करते हैं कि
इस समय जो प्रैक्टिसेस मेटालो मिनरल मेडिसिन की रस औषधियों की जो प्रैक्टिस हो रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो रीजंस में कारण जिनकी वजह से वैद्य रस चिकित्सा को अपने प्रयोग में ला रहे हैं, तो सबसे पहली बात है अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट मेडिसिन। कोई भी पैथी हो, चाहे वो एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, उसकी जान जो होती है उसकी मेडिसिन होती है। और जो बेस्ट मेडिसिन इस समय, पहले की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम होती थी, वैद्य खुद मैन्युफैक्चर कर लेते थे औषधियों को, परंतु ज्यादातर पॉपुलेशन होने के कारण बहुत ज्यादा समय ना हो पाने के कारण जो वैद्य है अपने पेशेंट के लिए उस औषधि को नहीं निर्माण कर पाता है, इसलिए उसे जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उन पे डिपेंड होना पड़ता है, जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसीज हैं। तो इस समय आपके सामने कई सारी ऐसी फार्मेसी हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराती हैं रस औषधियों के, और ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट। जैसे कि उनमें कुछ नाम है, मैं किसी का एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, परंतु ये कुछ जो मैंने वैद्यों से या मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो भारत के प्रचलित वैद्य हैं उनसे जो मैंने उनका अनुभव लिया या उनके बारे में जो सुना कि वो कौन सी औषधि कहाँ की फार्मेसी का यूज करते हैं या खुद बनाते हैं दवा, तो उनमें उन्होंने बताया कि श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड मुंबई की है, डाबर है, आयुर्वेदशाला कोटिकल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उमा आयुर्वेद जो कासगंज फरुखाबाद की है, सांडू फार्मास्यूटिकल्स है, सिद्धेश्वर ड्रग्स जो कि कारल मन्ना चेरुपल से पलक्कड़ केरला की है, कृष्ण गोपाल भवन कालेड़ा अजमेर है। जैसे कि धूत पापेश्वर का अगर हम स्पेशल सेगमेंट की बात करें तो वहां पर स्वर्णकल्प है, रसकल्प है, भस्म है, गुटी वटी, इनके अच्छे प्रोडक्ट हैं। डाबर भी स्वर्णकल्प और रस रसायन में बहुत अच्छा है। आयुर्वेदशाला कोटकल अपने भस्मा कैप्सूल के कारण बिल्कुल प्रचलित में है, वो लोग सिंगल सिंगल जो भस्म है उनको कैप्सूल में वो देते हैं। गुलिका वटिका इनकी अच्छी है। उमा आयुर्वेद जो है वो भस्म का, गुटिका, परपटी इन सब का एक लार्ज एक्सपोर्टर है, और उमा आयुर्वेद बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट बनाता है भस्मा के। सांडू फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो वो भी स्वर्ण योग और गुटी वटी बना रहा है, और इनके भी अगर प्रोडक्ट्स को यूज में ला रहे हैं वैद्य तो उनको वंडरफुल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सिद्धेश्वर ड्रग्स जो कि वैद्य शशि कुमार नेचिल जो कि रस वैद्य माने जाते हैं, उनकी खुद की ये फार्मेसी है, तो उनके भी स्वर्ण योग है, कुपी पक्व, गुलिका वटिका है, ये बहुत ही बेस्ट है। अब बात करते हैं देश की, अर्थात अब दूसरा फैक्टर जो है, पहला फैक्टर था कि अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट मेडिसिन। तो हमने स्टेटस की बात कर ली कि रस औषधि का स्टेटस क्या है, जो वैद्य है वो क्यों रस चिकित्सा की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। अब उसके रीजंस पर जब हम गए तो पहला रीजन था अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट मेडिसिन। आप इस समय पर आपको बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करने वाली फार्मेसीज हैं। सेकेंड पॉइंट, वैद्य को यह सोचना चाहिए कि दूसरा इफेक्ट जो होता है वो देश का होता है, देश अर्थात हैबिटेट। और अगर हम भारत की जलवायु के हिसाब से, भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, भारत की लैंड को देखते हुए, हैबिटेट को देखते हुए, अगर पूरे भारत को अगर हम 3 भागों में बांटते हैं तो वो जंगल है, अनूप है और साधारण देश है। अगर हम इफेक्ट ऑफ देश की बात करें तो हमारे इंडिया में जो जंगल और साधारण देश है, यहाँ पे काठिन्य और सुकुमार प्रकृति के लोग ज्यादा होते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो है या तो बहुत एक्सट्रीम होगा, अगर गर्मी है तो बहुत ज्यादा होगी, ठंडी है तो बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ के जो प्रकृति है जो लोगों की, वो काठिन्य प्रकृति होती है। जो व्याधि होगी वो बलशाली होगी, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, जो उसका जो निगेटिव इफेक्ट है उसको अगर हमें उसके प्रभाव को खत्म करना है तो हमें बलशाली औषधि की जरूरत होती है, और वो बलशाली औषधि रस औषधि है जो कि जंगल और साधारण देशों पर ज्यादा कार्य करती है। अनूप देश की बात करें तो वहां के लोग तो सुकुमार प्रकृति के होते हैं और ह्यूज वाटर रिसोर्सेज है, तो वहां पर काष्ठ औषधि भी चल जाती है। परंतु अगर भारत के मैप को अगर देखा जाए तो 70% जो एरिया है वो जंगल और साधारण देश से घिरा हुआ है, और अनूप देश जो है वो 30% है। इसलिए रस औषधि बहुत अच्छा काम करती है। और अगर बात करें तो पहले के समय में जंगल अनूप जो साधारण थे, जहां अगर कई सारे ऐसे अनूप देश हैं जो कि अब साधारण और जंगल की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही हैं, तो इस तरह हर जगह का टेम्परेचर है, सीजन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेरिएट्स हो रही हैं, और हर जगह हम देख रहे हैं कि जो भी मानसून है, जिस मौसम का जो भी समय आने वाला है वो नहीं आता है, और हर सीजन में एक स्विंग हो रहा है। और इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है दोष दूसरे का, जो उनकी समूर्छना होती है,
वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएट होती है और बलशाली व्याधियों को जन्म देती है, जिसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत है। जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन रस औषधि है, और रस औषधियों से ही हम इन बलकारी व्याधियों के प्रभाव को हम समाप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो 70% जंगल देश है और साधारण देश है, वो है क्या? तो जंगल देश की अगर बात करें, तो जो माउंटेन एरिया है, लो वाटर रिसोर्सेज, अर्थात जहां पर वाटर रिसोर्सेज लो कंडीशन में है, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है। पूरे यूपी को अगर देखा जाए तो पूरा यूपी नहीं आता जंगल देश में, पर इसका जो बुंदेलखंड रीजन है, इटावा है, जालौन है, औरैया है, आगरा, फिरोजाबाद, ये सारे जो यूपी के रीजन है, ये जंगल देश में आते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि लेह एंड लद्दाख है, कच्छ और भुज रीजन जो है गुजरात का, ये जंगल देश में आता है। भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, सिंगरौली, ये जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, ये जंगल देश में आते हैं। बीजापुर, रायचूर, बेल्लारी, गुलबर्ग कर्नाटक के, ये जंगल देश में आ रहे हैं। नालगोंडा, महबूबनगर, हैदराबाद, नागर कुर्नूल, तेलंगाना के, ये जंगल देश में आते हैं। गुंटूर, प्रकलम, ये आंध्र प्रदेश के जो देश हैं, ये आंध्र प्रदेश के जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आते हैं जंगल देश में। हरियाणा स्टेट की बात करें तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिसार है, भिवाड़ी है, रोहतक है, झज्जर है, ये जंगल देश में आते हैं। और साधारण देश, जो कि सबसे ज्यादा जो व्याप्त है, वो साधारण देश है। सारी उत्तर प्रदेश की सारी डिस्ट्रिक्ट, इससे बुंदेलखंड रीजन को अगर छोड़ा जाए तो पूरा यूपी साधारण देश में आता है। एक प्लेन लैंड है, मॉडरेट रिसोर्सेज है, हर चीज एक मध्यम मात्रा में उपलब्ध है। पंजाब जो है, अप्रोक्सीमेट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब कम्स अंडर मॉडरेट, कम्स अंडर साधारण देश। दिल्ली रीजन जो है, अप्रोक्सीमेट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट को ले लिया जाए, भिंड, मुरैना, सतना, सिंगरौली को छोड़कर, तो ये साधारण देश में आता है। तेलंगाना स्टेट की बात करें तो निजामाबाद है, सिद्धपेट है, सूर्यापेट है, महमूदाबाद है, मुलुगु है, ये सारे प्लेन लैंड में आते हैं, मॉडरेट रिसोर्सेज में आते हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाड, ये आंध्र प्रदेश के हैं, ये साधारण देश में आते हैं। अप्रोक्सीमेट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु कम्स अंडर साधारण देश। आनंद है, वडोदरा है, अहमदाबाद है, सूरत है, वलसाड है, ये गुजरात का एरिया जो है, ये साधारण देश में आता है। त्रिवेंद्रम जो है, केरल का एरिया, ये साधारण देश में आता है। परंतु केरल का जो त्रिशूर है, कुन्नूर है, कोझिकोड है, वायनाड है, एर्नाकुलम है, कोट्टयम है, पलक्कड़ है, ये सारे जो है, ये अनूप देश में आते हैं, जो कि नियर टू रिच वाटर रिसोर्सेज हैं। कर्नाटक की बात करें अनूप देशों में तो उडुपी, मैसूर, शिमोगा, चिकमंगलुरु, ये कर्नाटक के जो जिले हैं, ये सब अनूप देश में आते हैं। महाराष्ट्र के जिलों की बात करें, ठाणे, रायगढ़, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये अनूप देश में आते हैं। इंटायर गोवा रीजन कम्स अंडर अनूप देश। इंटायर अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप कम्स अंडर अनूप देश। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, जो उत्तराखंड के हैं, ये अनूप देशों में आते हैं। सुंदरबन डेल्टा रीजन जो वेस्ट बंगाल का है, ये अनूप देश में आता है। और मेघालय ऑल्सो कम्स अंडर अनूप देश। तो जब हम बात करते हैं कि ये जंगल अनूप साधारण का हमें क्यों ज्ञान होना जरूरी है, इसके लिए क्यों हमें मालूम होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास पेशेंट अगर कहीं से आता है तो हमें उसका हैबिटेट मालूम होना चाहिए कि वो किस जगह से आ रहा है, अर्थात उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार से, उसके हैबिटेट के अनुसार से है हम उसके लिए औषधि का सिलेक्शन करते हैं। अगर हम बात करते हैं जंगल और साधारण देश के क्षेत्रों की, तो वहां पर सारी जो 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, जो भी 6 ऋतुएं हैं, ये फुल स्विंग के की तरह आती हैं। यहाँ पर जो जंगल और साधारण रीजन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर हर मौसम को जो यहाँ का व्यक्ति है वो महसूस करता है। इसलिए यहाँ पर जो दोष दूसरे समूर्छना है, उसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है। और इसको तोड़ने के लिए, इस दोष दूसरे समूर्छना से जो जनित व्याधि हुई है, उसकी संप्राप्ति को तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत होती है, जो कैपेसिटी सिर्फ रस औषधियों में है। और जो हालांकि अनूप देश जो है वो थोड़े बहुत एरिया में आता है, इसलिए वहां पर जो दोष दूसरे समूर्छना है थोड़ी वीक रहती है, इसलिए वहां पर हर्पल मेडिसिन का भी काम हो जाता है, उनसे भी चिकित्सा संभव है। ये भी वीर्यवान होती है, मैं इनको ये नहीं कह रहा कि ये वीर्यवान नहीं है, परंतु रस औषधि से थोड़ा सा अल्प वीर्यवान होती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि साधारण देश और जंगल देश के जो पीपल होते हैं, जो लोग हैं, इनकी काठिन्य और सुकुमार प्रकृति दोनों होती है, इसलिए यहाँ पर हमको पावरफुल रस औषधि की जरूरत है। फिर उसके बाद अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो आपका पहला पॉइंट जो था अवेलेबिलिटी ऑफ जो जेन्युइन मेडिसिन, उस पर हमने विचार किया, उस पर विमर्श किया। इसके बाद हमने देश के बारे में, ये देश का क्या प्रभाव पड़ता है, देश के प्रभाव के कारण क्यों रस औषधियां
वैद्य प्रैक्टिस में ला रहे हैं, उसकी बात हम लोगों ने की। अब तीसरी बात करते हैं हम एक्सपोजर कि आपको कितना एक्सपोजर मिलता है। आप अपने जब आपकी शैक्षणिक अवधि होती है, जब आप अपनी स्टडी करते हैं, उस समय आप भले ही आप रसशास्त्र के विद्यार्थी ना हो, परंतु आप कितना रसशास्त्र के प्रति समर्पित हो पाते हैं, रसशास्त्र को समझ पाते हैं और रस औषधियों की महत्ता को समझ पाते हैं, इसके पीछे आपका एक्सपोजर मायने रखता है। अब वो एक्सपोजर आपको इंस्टीट्यूट से मिल सकता है, आपके कॉलेज से, आपके डिपार्टमेंट से मिल सकता है। आप जो भारत के कई रस वैद्य हैं या जो वैद्य रस औषधियों की चिकित्सा करते हैं और उन्हें रस औषधियों की चिकित्सा से जो उन्हें बेहतर परिणाम मिलते हैं, जो वो रस औषधियां बनाते हैं, किस प्रकार से रस औषधियों को बनाते हैं, किस प्रकार से सारी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए रस औषधियों का निर्माण करते हैं, अगर वो ऐसी कोई वर्कशॉप लगाते हैं, ऐसा कोई सेमिनार करते हैं, तो उसमें हम लोगों को जाना चाहिए, हम युवा वैद्यों को। और कंटिन्यूअस स्टडी, जो हमें क्लासिकल लिटरेचर एज वेल एज कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, जो भी रिसर्च पेपर या जो भी पब्लिकेशंस हो रहे हैं हमारी रस औषधियों से रिलेटेड, उनको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। तो अगर इस तरह का एक्सपोजर आपके इंस्टीट्यूट से, आपके कॉलेज से, आपके डिपार्टमेंट से, आप कई ऐसे वैद्यों के संपर्क में रहते हैं जो कि रस औषधि की चिकित्सा करते हैं, अपनी चिकित्सा प्रणाली में रस औषधियों का समावेश करते हैं और रस औषधियों की महत्ता को समझते हैं। अगर उनका एक्सपोजर आपको मिलता है तो आप रस शास्त्र और रस औषधि की प्रैक्टिस को समझ पाते हैं। और इस प्रकार का एक्सपोजर जो है, जैसे कि इस समय अगर मैं बात करूं तो पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी हैं, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। अभी उन्होंने अपनी रामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही आता है, वहां पर उन्होंने अपनी रसशाला फार्मेसी, खुद सारी दवाओं का निर्माण करते हैं। और उस औषधि निर्माण को ऐसा नहीं है कि वो गुप्त विद्या समझ कर रखते हैं, उसको उसके प्रचार प्रसार के लिए, रस शास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए, रस औषधि के प्रचार प्रसार के लिए वो नियमित रूप से अपनी वर्कशॉप, उसकी जो उसको राष्ट्रीय रस कार्यशाला के नाम से वो आयोजित करते रहते हैं। और वहां पर हम जैसे युवा वैद्य वहां पर जाते हैं और जा सकते हैं। जैसे कि मैं खुद स्वयं 2017 में वहां पर 5 दिन रहकर आया। जो वैद्य जी अपने पेशेंट के लिए, जो कि क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस पे जो उनकी मेडिसिन है और माइग्रेन पे जो उनकी मेडिसिन है, जो प्रतिसाय पर उनकी मेडिसिन है, इन सारी मेडिसिन का कैसे निर्माण करते हैं, कांत लौह भस्म कैसे बनाते हैं, स्वर्ण माक्षिक का कैसे वो सत्वपातन करते हैं, इन सारी चीजों को मैं वहां 5 दिन रहकर सीख कर आया। इसी प्रकार मेरे जैसे और भी कई लोग वहां पर जाते हैं। और जैसे कि हिंगलोथ पारद का निष्कासन है, ताम्रोथ पारद जो है उसका, ताम्रोथ पारद को कैसे आप निर्माण करेंगे, नलका युक्त डमरू यंत्र जो है उसमें आप कैसे जारण करेंगे। तो ये सारी चीजों को मैं वैद्य बालेंदु प्रकाश जी के यहाँ सीखा और मेरे जैसे कई वैद्य वहां पर गए हैं और इस रस शास्त्र की विधा से लाभान्वित हुए। इसके बाद अगर बात करें तो वैद्य एम गोपी कृष्ण जो हैं, जो कि कोप्पल कर्नाटका के रहने वाले हैं, वो भी अपनी वर्कशॉप आयोजित करते हैं। आप लोग, मेरा अब सभी युवा वैद्यों से आग्रह है कि आप सभी लोग ऐसी वर्कशॉप को, ऐसी जगहों पर जाएं और रस शास्त्र को समझें, रस औषधि को अच्छी प्रकार से बनाना सीखें, क्योंकि अगर रस औषधि तभी काम करेगी जब आप उसका निर्माण अच्छे से करेंगे। और अगर जो औषधियां बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही लेंदी प्रोसेस नहीं है, तो मेरा वैद्यों से यह भी आग्रह है कि अपने पेशेंट के लिए, अगर उनकी नई प्रैक्टिस है तो अपने पेशेंट के लिए, जब उनके पास बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं है, तो वो खुद औषधि निर्माण करें और उसको अगर देंगे तो उनको खुद पता चलेगा कि उसका क्या ट्रिमेंडस रिजल्ट उन्हें मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा था वैद्य एम गोपी कृष्ण की, तो एम गोपी कृष्ण सर कोप्पल में अपनी वर्कशॉप आयोजित करते हैं, सेमिनार अपनी आयोजित करते हैं, कार्यशाला, तो वहां पर आप लोगों को जाना चाहिए। वैद्य शशि कुमार नेचिल, जो कि रस वैद्य के नाम से पलक्कड़ केरला में मशहूर हैं ही, इवन पूरे भारतवर्ष में मशहूर हैं। शशि कुमार नेचिल जी के यहाँ भी मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वहां पर भी 2019 में गया। वहां पर उनके यहाँ मैंने शिलाजीत का पुट जो है, जिसको कि वहां पर वो लोग शिलाजतु पुट कहते हैं, जिसको कि हम लोग जिप्सम जो है वो वहां पर शिलाजतु के नाम से जाना जाता है, उसका पुट कैसे लगाते हैं। कांत लोह का सत्वपातन एक नए तरीके से वहां मुझे देखने को मिला। रस सिंदूर का निर्माण और भी हेमगर पोटली का निर्माण, ऐसे बहुत सारे औषधियों का निर्माण ऐसी वर्कशॉप में देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात कि इन वर्कशॉप में आपको फ्री हैंड काम करने को दिया जाता है। आप बालेंदु प्रकाश जी के यहाँ जाएंगे तो आपको खुद वहां पर आपको फ्री हैंड आपको काम करने का मौका मिलेगा। आप कांत लोह भस्म बनानी हो, आपको पुट लगाना हो, रात रात भर आपको वैद्य जी वहां पर काम कराएंगे। आप वहां पर काम करिए, सीखिए
और हिंगलोत्पारद, ताम्रोत्पारद, इन सब का जो कैसे प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस को फ्री हैंड आप वैद्यों के ऊपर, साथ में वो रहते हैं परंतु वो फ्री हैंड प्रैक्टिस करने को देते हैं, जिससे कि आप औषधियों का निर्माण जब आप खुद करते हैं तो आप उसके प्रति और आश्वस्त होते हैं कि नहीं, ये हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें वैद्यों के पर्सपेक्टिव की, क्योंकि मैंने कई सारे वैद्यों से बात की कि वो उनका रसशास्त्र के बारे में क्या मत है, वो कौन सी रस औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, कैसे वो रस औषधियों का निर्माण करते हैं, कैसे किन रस औषधियों को कहाँ से लाते हैं। और इस बारे में मैंने सबसे जो पहले वैद्य हैं पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, हालांकि ये मेरठ के रहने वाले हैं परंतु इन्होंने अब अपना जो हॉस्पिटल है और जो सेटअप है वो पूरा इनका देहरादून में है। और अभी इनका एक और हॉस्पिटल जो है वो रुद्रपुर उत्तराखंड में भी अभी इस समय स्थापित हो चुका है और लोग वहां पर चिकित्सा से लाभान्वित हो रहे हैं। तो अगर पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी की बात करें तो इनसे अगर मैंने पूछा कि आप अपनी रस औषधियों को आप अपनी प्रैक्टिस में कितना इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं 80% रस औषधियों को, जो कि सेल्फ प्रिपेयर्ड, अपनी सारी औषधियों का निर्माण ही स्वयं करते हैं, और 80% रस औषधियों का अपनी चिकित्सा प्रणाली में प्रयोग में लाते हैं। इन्होंने एक हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन जो है कॉपर से, मरकरी और सल्फर से जो बनाया है, जो कि क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस पर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका इन्होंने निर्माण किया है, जिसका कि वो अमर नाम से इसको बनाते हैं मेडिसिन। फिर एक्यूट जो प्रोमाइलिटिक ल्यूकीमिया है उस पर ये नवजीवन रस है, कामदुघा रस है, प्रैक 20 जो इनका प्रोडक्ट है ये उसका निर्माण करते हैं। फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया में सूसेखर रस को देते हैं और बहुत सारे अलग अलग अनुपान के साथ। स्नीज की ओर जो कि अभी झंडू इनका ही जो प्रोडक्ट था इम्बो, जो कि ये मंडूर भस्म से बनाते थे और उसमें अदर हर्बल इंग्रेडिएंट्स ये उसमें मिलाते थे, उससे निर्मित प्रोडक्ट जो था स्नीज की ओर, जो कि इम्बो इस नाम से ये बनाते थे, परंतु इन्होंने अभी इसकी सारी जो रॉयल्टी है वो स्नीज की ओर को दे दी है। सॉरी, झंडू जो इमामी के ने झंडू को टेक ओवर कर लिया है, तो इमामी द्वारा जो प्रोडक्ट आता है स्नीज की ओर, ये भी इनका ही प्रोडक्ट है। इसका निर्माण सारा वैद्य बालेंदु प्रकाश जी ही करते हैं। बस जो ये मार्केट में जो इसकी जो मार्केटिंग बाई जो है, मार्केटेड बाई है, वो झंडू के द्वारा है। अब बात करते हैं वैद्य शशि कुमार नेचिल, जिनके बारे में मैंने बात की, केरला के रहने वाले, जो कि रस वैद्य, वेल एक्लेम्ड रस वैद्य हैं। ये खुद स्वयं अपनी रस औषधियों, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इनकी खुद की फार्मेसी है जो कि सिद्धेश्वर फार्मेसी के नाम से है, सिद्धेश्वर फार्मेसी के नाम से है। और इनका जो इनकी क्लिनिक है वो सिद्धेश्वर आयुर्वेद के नाम पर है। और ये 80% रस औषधियों का अपनी चिकित्सा प्रणाली में यूज करते हैं और वेल नोन, वेल एक्लेम्ड रस वैद्य हैं। वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा की बात की जाए, जो कि बहुत ही नामचीन वैद्य हैं, दिल्ली में निजामुद्दीन और साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। वैद्य बृहस्पति जी त्रिगुणा जी के ये पुत्र हैं। ये 100% रस औषधियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। रसराज रस है, जैसे कि समीर गज केसरी रस है। इवन ओपीएम फॉर्मुलेशन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं और 50 से 60 पेशेंट की ओपीडी इनकी डेली रहती है। अगर हम बात करें धर्म आयुर्वेद भोपाल, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित और लब्ध संस्थान है, चिकित्सा संस्थान, वैद्य प्रशांत तिवारी जी का जो क्लिनिक है, वैद्य प्रशांत तिवारी, जो कि इनसे मैंने चर्चा की कि आप सर, आप रस औषधियों का क्या समावेश करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो उन्होंने बताया मैं 50% रस औषधियां अपनी प्रैक्टिस में, 50% अगर मैं हर्बल ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो 50% मेरा हर्बो मिनरल ट्रीटमेंट, मेटालो मिनरल मेडिसिन का रहता है। मैं स्वर्ण योग है या गुटी वटी है, हालांकि ये रस औषधियों का निर्माण अभी उतना नहीं करते, इसलिए स्वर्ण योग और गुटी वटी जो है वो दूध पापेश्वर से मंगाते हैं। भस्म जो है वो डाबर से, और कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन कालड़ा से ये कुछ स्वर्णकल्प और अन्य प्रोडक्ट मंगाते हैं रस औषधियों का। वैद्य दिनेश सिंह, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 15 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है इनकी। और ये गोरखपुर में बहुत ही प्रतिष्ठित वैद्य आत्माराम दुबे जी, जो कि सत्यनारायण शास्त्री जी के शिष्य, बीएचयू के ये प्रोडक्ट रह चुके हैं, वैद्य आत्माराम दुबे, और उनके जो शिष्य हैं ये वैद्य दिनेश सिंह, ये 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 70% रस औषधियों का प्रयोग में लाते हैं अपनी चिकित्सा में। धात्री लो है, कामदुधा है, सूसेखर है, ये अम्ल पित्तमर ये प्रयोग में लाते हैं। आम वातारी है, योगराज गुग्गुलू है, ये आम वात में प्रयोग में लाते हैं। और ये जो फार्मेसी, किन फार्मेसियों से ये दवाएं उपलब्ध कराते हैं उनमें ये बताते हैं कि मैं उमा फार्मेसी, ऊंझा फार्मेसी और दूध पापेश्वर से प्रोडक्ट अपने परचेज करता हूँ। वैद्य आकाश चंद्र त्रिपाठी की अगर मैं बात करूं वाराणसी के,
तो ये भी अपनी प्रैक्टिस में 70% रस औषधियों का समावेश करते हैं। इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने भी बताया कि इस एक्सेप्ट नागभस्म ये सारी रस औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, और ये कहते हैं कि बहुत सारे रूमर्स हैं रस औषधि के बारे में, परंतु अगर वैद्य खुद निर्माण करे या फिर किसी अच्छी कंपनी से, अच्छी फार्मेसी से अगर प्रोडक्ट को लेता है और उसका उपयोग में लाता है, तो देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट। और ये उमा फार्मेसी, धूत पापेश्वर, इन फार्मेसी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं वैद्य आनंद पांडे जी, जो कि वाराणसी गंगा आयुर्वेद चिकित्सालय नाम से इनका जो क्लिनिक है, वैद्य आनंद पांडे, ये 50% जो है वो रस औषधियों को प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रैक्टिस में। और इन्होंने प्रोडक्ट जो मंगाते हैं अपनी रस औषधियों के कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन कालेड़ा अजमेर से मंगाते हैं। एसडीएम उडुपी जो कॉलेज है, एसडीएम जो कॉलेज है, श्री धर्मस्थल मंजूनाथ जो कॉलेज है उडुपी में, वो भी कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट बनाता है रस औषधियों के, तो ये उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इनका कहना है कि अगर एक सही ड्यूरेशन में रस औषधियों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हालांकि हर वैद्य को पता है कि एक स्पेसिफिक डोज होती है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, तब तक हमें वो ट्रीटमेंट देना चाहिए। अदरवाइज रस औषधि, इवन काष्ठ औषधि के भी हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। वैद्य नीरज शर्मा की अगर बात करें, ऋषिकेश के रहने वाले, तो 60% रस औषधियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। ये दूध पापेश्वर मुंबई के प्रोडक्ट हैं। हंस फार्मेसी प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। महायोगराज गुरुकुल और स्वर्ण योग को अगर ये प्रैक्टिस में लाते हैं तो दूध पापेश्वर से मंगाते हैं। एकांग वीर रस, वात विध्वंसक रस को अगर प्रयोग में लाते हैं तो ये हंस फार्मेसी से मंगाते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपसे बात की कि क्या स्टेटस है और उसके पीछे के क्या रीजंस हैं। तो रीजंस में मैंने बात किया कि पहला रीजन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट मेडिसिन, हमारे पास बेस्ट मेडिसिन अवेलेबिलिटी कराने वाली ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी है। उसके बाद हमें इफेक्ट ऑफ देश पता होना चाहिए, और देश के इफेक्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं, उसको समझते हैं, तो हम समझते हैं कि रस शास्त्र अर्थात रस औषधियों का प्रयोग अगर हम करेंगे तो ही हम इन बलकारी जो व्याधियां हैं, इनकी जो संप्राप्ति है, दोष से समुच्छड़ा है, उसको हम भंग कर पाएंगे। और तीसरी बात करते हैं एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर के बारे में हमने आपसे चर्चा की कि एक्सपोजर जो मिलता है रस औषधि का, वो आपको जरूर होना चाहिए। और इन ऐसी वर्कशॉप को, ऐसी कार्यशालाओं को आपको निरंतर आपको जाते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। फिर हमने वैद्य जो लीडिंग वैद्य हैं जो भारतवर्ष के, उनसे मैंने जो बात की, उनके साथ जो मेरा अनुभव जो साझा किया, वो आपके सम्मुख मैंने रखा। इसके बाद आपको मैंने बताया कि जो रिसेंट रिसर्चेस हैं मर्करी की या मर्क्यूरियल प्रिपरेशन की या जो भी मेटल मिनरल मेडिसिन की हैं, उनको आपको रिसेंट रिसर्चेस देखनी चाहिए, उनको पढ़ते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम ओवरऑल डिस्कशन की। तो भारतवर्ष में आपके समक्ष बहुत सारी फेमस एंशिएंट टेक्स्ट हैं, अवेलेबल हैं आपकी प्रैक्टिसिंग करने के लिए रस औषधि की। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है इंडिया की, वो सुटेबल है रस औषधि की प्रैक्टिस के लिए। और इवन 5 से 10 सालों से जो मैं वैद्यों का रुझान देख रहा हूँ, जो युवा वैद्यों का रुझान देख रहा हूँ रस औषधि के लिए, उससे देखकर मैं भी उत्साहित होता हूँ और मैं भी रस औषधि को अपनी प्रैक्टिस में लाता हूँ। और भी कई वैद्य हैं जो रस चिकित्सा के प्रति कम से कम जो करंट स्टेटस जो है 5 से 10 सालों में रस औषधियों के प्रयोग में ला रहे हैं और उसके वंडरफुल रिजल्ट देख रहे हैं। और बात करते हैं लास्ट में, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि जो सभी जो वैद्य हैं, जैसे कि मैंने बात की शशि कुमार नेचिल जी की, बालेंदु प्रकाश जी की, गोपी कृष्ण जी की, या फिर और भी कई वैद्य हैं जो कि रस औषधियों के निर्माण में एक्सपर्ट हैं, स्किलफुल हैं, और अगर खुद उस औषधि का निर्माण कर रहे हैं तो उस औषधि का जो महत्व है, उस औषधि का जो परिणाम है, उन्हें अच्छा देखने को मिलता है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बेस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं आपके सामने, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स में है आपके इस भारतवर्ष में, जिससे आप उनसे प्रोडक्ट लेकर आप अपनी प्रैक्टिस में रस औषधियों को, उनसे जेन्युइन प्रोडक्ट लीजिए और उनका इस्तेमाल करिए और रस औषधि को बढ़ाइए, रस शास्त्र को आगे बढ़ाइए। तो इन सारी बातों को, इन स्टेटस, ये सारा जो रस शास्त्र की प्रैक्टिस का स्टेटस, जो रस औषधि का जो स्टेटस रहा कि क्यों भारतीय वैद्य इंक्लाइंड हो रहे हैं रस वैद्य के प्रति इन 5-10 सालों में, तो उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इसलिए रस औषधि जो इस समय ज्यादातर प्रैक्टिस में लाई जा रही है भारतीय वैद्यों द्वारा, इस पर मैंने आपसे आज विचार विमर्श किया, इस पर मैंने आपसे कुछ बात की। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो कुछ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इजी और विस्तृत वे में जो रस शास्त्र कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या क्या उसके रेफरेंस हैं वो पूरा डिटेल में हम लोगों को बताया। और जो भी वैद्य हैं जो इस समय करंटली प्रैक्टिस में जाने वाले हैं वो कैसे मार्गदर्शन ले सकते हैं उसके बारे में आपने बताया, तो उसके लिए हम बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। आपने अपना बहुमूल्य टाइम हम लोगों के लिए और दिया। मैं भी सर विशेष रूप से कुछ धन्यवाद प्रश्न आए देता हैं हूँ तो इस अनुभूति ट्रस्ट का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष अपने रस शास्त्र की, अपने अपने शास्त्र की और अपने रस औषधियों के बारे में आपके समक्ष बातें रख पाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति ट्रस्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ प्रश्न आए जी हैं अच्छा। उनको हम ले लेते हैं। सर पहला प्रश्न आया है वैद्य प्रशांत जी जो कि जी हमसे लास्ट बार जुड़े थे, तो वी मस्ट कनेक्ट मेटलर्जी जी एंड रस शास्त्र टू। बिल्कुल सर का सही सजेशन है। सजेशन है। मेटलर्जी और रसशास्त्र का आपस में पूरा संयोग है। इवन हम लोग जो भी हम लोग अ, जो भी रसशास्त्र की औषधियां हैं, जो रसशास्त्र है बेसिकली एंशियंट केमिस्ट्री है। एट्रोकेमिस्ट्री जो है, इसमें पूरा मेटलर्जी का समावेश है। जो कि आप कोई भी भस्म बनाते हैं उसके फंक्शनल ग्रुप को आप चेक करिए, ठीक है, उसका एक्सआरडी कराइए, उसका क्या कंपाउंड आता है, उसकी क्या पार्टिकल साइज है, उसके अंदर क्या एलिमेंटल एनालिसिस है। इवन मेरा मानना है कि अगर आप कोई नई रस औषधि बना रहे हैं, ठीक है, तो नई रस औषधि को बनाने के लिए आप साथ में मेटलर्जी डिपार्टमेंट से अदर जो भी फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या फिर जो रिप्यूटेड लैब्स हैं उनसे आप जरूर एनालिटिकल स्टडी कराएं। जो मेटलर्जिकल जो पॉइंट्स हैं उनको समझें, और जिससे आप समझ पाएंगे कि इसमें हैवी मेटल कंटेंट तो नहीं है, ये पूरी तरीके से सुटेबल है, सेफ है, तभी आप उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उर्वशी जी आपका कोई प्रश्न है तो आप जी सर। सर से पूछ सकती हैं। सर मेरा प्रश्न है कि नवीन वैद्य जो हैं, सर मैंने देखा है कि रस औषधियों का प्रयोग में लाते हुए थोड़ा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है, मैं अपने पर्सनल जी एक्सपीरियंस से भी जी बता रही हूँ, मैंने भी देखा है कि रस औषधियों को जब प्रयोग में लाते हैं तो बीपी या बहुत सारी चीजों को प्रॉब्लम आते हुए देखा गया है। इवन ये भी देखा है कि जिन्होंने प्रयोग में लाया उन्होंने ये भी बोल दिया था कि आज के बाद हम रस औषधि का प्रयोग अब नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या नवीन वैद्यों को आप क्या कहना चाहते हैं? नवीन वैद्यों के लिए ही मैंने ये प्रेजेंटेशन रखा, और इसमें मैंने बताया कि कोई भी पेशेंट आता है, पहले तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री लीजिए, उसकी हिस्ट्री लीजिए, डिसीज हिस्ट्री लीजिए, ड्रग हिस्ट्री लीजिए, उसकी ओवरऑल हिस्ट्री लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ड्रग का सिलेक्शन करिए, और अगर आपने या किसी और ने भी अगर जो भी रस औषधि ली थी, रस औषधि अगर जेन्युइन नहीं होगी तो वह निश्चित ही रूप से अपने विषाक्त परिणाम दिखाएगी ही दिखाएगी। अगर वो अच्छी प्रकार से औषधि नहीं बनी होगी तो उसके जरूर ही उसके आपको हैजार्डस इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि अच्छी फार्मेसी से प्रोडक्ट लीजिए, और अगर अगर हो सकता है तो आप खुद प्रोडक्ट बनाइए, देखिएगा कि आपको ऐसा कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करूं कि अगर अ, जैसे कि किडनी के पेशेंट आते हैं आपके पास, लीवर के पेशेंट आते हैं, तब वहां पर आप पारद के योगों का इस्तेमाल ना करिए। तब वहां पर आप स्वर्ण के, रजत के, लोह के, शिलाजितु के, इनके कल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आप पारदी योगों का वहां पर ना करें, जो कि लीवर और किडनी जहां पर क्रोनिक कंडीशन में, फेल्योर कंडीशन में अगर है, ऐसी कंडीशन में। और जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए वो जेन्युइन फार्मेसी का करिए। और साथ में अगर आप मान लीजिए किसी पेशेंट को आप 3 महीने की स्टडी पर रखते हैं, आप किसी का प्रोटोकॉल, किसी को 1 महीने तक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनका फॉलो अप में उनका साथ साथ उनका सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, जो उनका जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको देखते हुए चलिए कि कोई उनका रीनल फंक्शन तो नहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनका लीवर फंक्शन तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कहीं आपको जो ब्लड की जो सारी रिपोर्ट है, टीएलसी डीएलसी, वो सारी चीजें आप देख रहे हैं, तो वहां पर कोई आपको डिफॉर्मिटीज नहीं दिख रही हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इन सब चीजों को लेते हुए साथ में चलेंगे, अगर आपको वहां पर कोई भी, अगर आपको मान लीजिए कि आपने कभी किसी रस औषधि का इस्तेमाल किया, आपके समय में वो आप जिस कंपनी की चाहते थे आपको रस औषधि नहीं मिली, और आपको वो रस औषधि किसी दूसरी कंपनी की
इस्तेमाल की। एक सेकेंड, चार्जर चार्ज यहाँ पर। तो आप जब रस औषधियों को देते हैं तो इस तरह अगर आप बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कराते रहेंगे, इस तरह सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी कराते रहेंगे, तो आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनका एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ रहा है, या फिर उनके यूरिया में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ भी अगर आपको डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, तो फिर आप उसको बंद करिए और फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करिए और जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करिए। निश्चित रूप से आपको इस बेहतर परिणाम मिलेंगे और ऐसा आपको कभी भी रस औषधि से आपको निराशा नहीं होगी। जी सर, थैंक यू सर। सर एक और जी। क्वेश्चन आया सर एक और जी क्वेश्चन जी, आया पंकज गोयल जी का। सर रस द्रव्य क्या नित्य रस सेवनीय द्रव्य है? बिल्कुल नित्य सेवनीय है। रसायन चिकित्सा, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप रसायन चिकित्सा पढ़िए, उसमें नित्य सेवनीय बताए गए हैं, नित्य सेवनीय रसायन द्रव्य हैं। धन्यवाद सर। और सर एक रविंद्र प्रताप सिंह जी का एक क्वेश्चन आया है, उमा कासगंज की औषधि कैसी है, क्या आपने इस्तेमाल कराया है? वैसे वाराणसी में लोकल औषधियां निर्मित करने वाले संभवतः इसी की औषधियां मंगाकर अपना लेबल लगाकर बेचते हैं और ज्यादा लोग कुछ विशेष रूप में लिखते हैं। देखिए, उमा कासगंज की औषधियां अच्छी हैं, परंतु अगर उस अपनी भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई लोकल फार्मेसीज हैं अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कुछ कुछ प्रोडक्ट, मान लीजिए कि उन्होंने 50 किलो का लाट निकाला और उन्होंने 10 किलो सिर्फ उमा कासगंज से मंगाया और 40 किलो अपना उसी में मिक्स करके और वो इसी तरह से बेचते हैं, तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहें। ऐसी दवाएं ना यूज में लाएं। आप खुद अगर स्वयं आप किसी पेशेंट को देते हैं तो खुद उमा कासगंज से मंगाइए, या किसी अन्य जो भी एक्सपोर्ट करते हैं वहां से खुद मंगाइए और उसको आप खुद उसका फॉर्मुलेशन बनाइए और उसको आप प्रोवाइड करिए। परंतु ये नहीं कि आप थर्ड पार्टी मत बनिए, ये वो उससे मंगाया फिर आप उससे ले रहे हैं। अगर आपको भरोसा है तभी उससे लीजिए, अगर नहीं तो आपको निश्चित रूप से गलत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य आनंद पांडे जी का एक मैसेज आया, डॉक्टर आशुतोष पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर अनुभूति ट्रस्ट आपका सदैव आभारी रहेगा और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें सर। जी, धन्यवाद वैद्य आनंद पांडे जी को बहुत बहुत, पूरे अनुभूति ट्रस्ट को, आपको, सूर्य भाई और डॉक्टर अंशुमन कुमार को, उर्वशी जी को, शब्दाकाश जी को, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।